बीएससी 2 में पहला पेपर आपका अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा में आपका स्टार्ट रिंग से होता है, उसके बाद वेक्टर स्पेस है, फिर वेक्टर स्पेस के बाद वेक्टर स्पेस का नेक्स्ट स्टेप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम मैट्रिक्स का ओरिजिन पाते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो रिंग, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चैप्टर्स हैं थोड़ा वो थियोरेटिकल है, उस पर हम आएंगे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकली आप करके आप अलजेब्रा को पढ़ने के लिए माइंड मेकअप कर लें, फिर ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तो फिर हम उस पर रिटर्न आएंगे। लेकिन पहले हम मैट्रिक्स शुरू करना चाह रहे हैं। मैट्रिक्स आप लोगों ने इंटर लेवल पे पढ़ा भी है, उसके आगे का जो वर्क है, उस वर्क को जो आपके बीएससी 2 के सिलेबस में है उसको हम आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हेल्प से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें ये हम लोग को समझना है। तो दो तरह के इक्वेशन आपको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करने को आएंगे। पहला आपका होमोजीनियस इक्वेशन और दूसरा हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो पहले होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें क्या डिफरेंस है पहले उस बात को समझेंगे। तो अभी हम जनरल इस पे यहाँ में एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो तुम्हारा 2x + 4y = 0 और यहाँ x + 3y = 0। ए x और y में दो इक्वेशन है, और फिर आप ले लो यह 2x + 4y = 5 और यहाँ से x + 3y = 8, इस फॉर्म में ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग करेंगे ही। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस होगा उस चीज को समझो। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो अननोन्स हैं, जैसे हमारा x और y, इसमें अननोन है, इस अननोन की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो जब अननोन वैल्यूज को इक्वेशन के एक साइड में रखो, तो जो आपका दूसरा साइड कांस्टेंट का है, वो कांस्टेंट यदि 0 ही हो, कोई नॉन जीरो न हो, तब ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन यही इक्वेशन हमारा है, ये जो अननोन्स है, जो वेरिएबल्स है, यानी जिनकी वैल्यू को डिटरमिन करना है, वही केवल इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, और दूसरा जो हमारा है, जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नॉन जीरो है। तो यदि नॉन जीरो एक भी इसमें रहे, तब हमारा जो इक्वेशन होता है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो पहले हमको होमोजीनियस इक्वेशन को मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोगों को समझना है। तो यहाँ तो ये दो अननोन, दो इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये एग्जाम्पल लिया गया था। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि किस इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे, किसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस इक्वेशन हम जनरल फॉर्म में लेते हैं। तो जैसे ये लिखा गया है एक इक्वेशन, a11x1 + a12x2 + a1n और यह xn = 0। दूसरा इक्वेशन लिया a21x1 + a22x2 से लेकर के यह a2n xn = 0। फिर यहाँ से ये ऐसे ही हम करते हैं, और mth इक्वेशन am1x1 + am2x2 से लेकर के amn और यह xn = 0। अब आप देखो, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं सब लेफ्ट हैंड साइड में, जो हम x y z ऐसा लिया करते थे, तो अब हमने उस वेरिएबल्स को, उस अननोन को x1 x2 x3 xn इस फॉर्म में डिनोट किया है। तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ये n वेरिएबल्स हैं, और n वेरिएबल्स में m इक्वेशन है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ऐसे थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, अप टू
ये mth इक्वेशन हुआ। तो अब जो यह इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। और मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो उसको क्या करो कि आप यह एक मैट्रिक्स बनाओ और इस मैट्रिक्स को, इसी को R, अब मैट्रिक्स में x1 के जितने कोफिशिएंट हैं उन सबको लिख जाओ। तो यह A11, फिर यह A21 और लास्ट यह AM1, ऐसा हमने ले लिया। फिर ये दूसरे को लो, तो इसको यह A12, यह A22 और यह AM और यह 2, ऐसा ले लिया। फिर ऐसे ही हम लास्ट में A1N और यह A2N और यह AM2, इसके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। यानी x1 के सभी कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, x2 के जो कोफिशिएंट है उसको हमने सेकंड कॉलम में लिखा, और ऐसे xn का जो है कोफिशिएंट है उसको nth कॉलम में लिख लिया। अब ये कर लिया तो ये आपका m रो है, m रो पहला, दूसरा, m1। तो अब ये जो मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस, अब कॉलम तुम्हारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम, यानी m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स हो गया। अब आप क्या कर लो कि देखो कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है। तो जो वेरिएबल्स हुआ उसको फिर आगे लिखो। तो अब आपका वेरिएबल है x1, x2 से लेकर के xn तक। तो यह x1, x2 से लेकर के xn तक ये आया। अब आप देखो कि इसको मैट्रिक्स में देखो तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये पहला रो, दूसरा रो, ऐसे nवां रो, तो n रो और एक ही कॉलम है, तो यानी यह n क्रॉस 1, इसका ये मैट्रिक्स हो गया। अब आप इन्हीं दोनों से आप यह पा जाओगे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, बीच में हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपको यह मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा? तो देखो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना आपको इंटर लेवल पे आया है, और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप हमेशा नहीं कर सकते, उसके कुछ कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के यदि इक्वल हो जाए तब जो बचा यानी m और क्रॉस 1 का इसका प्रोडक्ट आएगा। यानी जो मैट्रिक्स आएगा आपका वह m क्रॉस 1 का आएगा, यानी ये कहीं कॉलम होगा और m रो होंगे। अब आप देखो x1, x2, xn ये इस तरह से दिया गया है। तो यदि तुम इसको ऐसे लिखना चाहो कि यह x1, फिर यानी इस फॉर्म में x1, x2 से लेकर के xn तक, ये तो इसका ऑर्डर देखोगे तो हमारा एक रो है, वन रो और n कॉलम है, n कॉलम ऐसा है। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्ट के लिए जो पहला ही आपका मैट्रिक्स है उसका कॉलम और अगले का रो वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखने से हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि पहले का जो कॉलम है वही अगले का रो हो जाए। तो इस फॉर्म में हमने लिखा। अब इसको क्या कर लो, प्रोडक्ट करो। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है कि जो आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है, इस चीज को एक बार यहाँ अलग से समझें। जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वह आपका m क्रॉस 1 इसका मिलने वाला है, m क्रॉस 1, यानी पहले का m क्रॉस n, दूसरे का n क्रॉस 1, तो ये n इक्वल रहेगा तभी प्रोडक्ट होगा। और जो बचा यानी यह m और यह 1 यानी m रो होगा और एक ही कॉलम है। तो अब देखो एक ही कॉलम है तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो क्या आएगा। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट। तो देखो A11 x1
तो A11X1 ये आपका पहला आ गया, और प्रोडक्ट करोगे हर एलिमेंट से तो बीच में प्लस लिखते हैं, तो A11X1 प्लस A12X2 प्लस, अब ऐसे करते जाओगे तो A1N A यहां से XN, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो पहले से तो A11X1 प्लस, अब इसके सेकंड से इसका सेकंड तो A12X2 प्लस, अब बीच के भी और आएंगे, लास्ट हमारा A1N और यह XN। यानी हमने देखा कि इसका जब पहले रो का जब हमने प्रोडक्ट किया तो वही आया जो आपका ये है, तो वो चीज हमको यहां से मिला। यानी ये आपका A11X1 A12X2 से लेकर के A1NXN ये हमारा इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का किया, तो ये पहला रो है। अब चूंकि यह एम रो है तो दूसरा रो देखो, तो जब दूसरे रो को देखोगे तो अब इसका प्रोडक्ट इसी में, तो ये दूसरे का करोगे तो यह A21X1 आपका यह है A21X1 प्लस A22X2 आपका ये है, प्लस A2NXN आपका ये, यानी यहां से A21X1 प्लस A22X2 से लेकर के A2NXN ये आपको मिल गया। अब इसी तरह से अब mth रो को करो, तो जब mth रो को करोगे तब आपको मिल जाएगा यह AM1X1 प्लस AM2X2 प्लस AM2X2 से लास्ट में आपको AM यह यन आएगा, AMN AMN और XN ऐसा आ गया। तब हमने इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया तो हमको यह मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो दूसरा साइड है, ये दूसरा साइड इसको भी तुम लिख जाओ, तो ये आपका 0 है, यह 0 है और अंशुमान यह 0। अब देखो ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो कॉलम तो इसमें एक ही है, कॉलम एक है, लेकिन रो यम है, ये पहला रो दूसरा रो और यह mth रो, यानी यह M×1 इसका मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया तो हमको यह मिल गया। अब ये इक्वल टू आपका 0 0 और फिर 0, ये इस फार्म में आया। यानी जो इसको मैट्रिक्स के फार्म में लिखे तो वो हमको यह दे दिया प्रोडक्ट करेगा। अब दो मैट्रिक्स इक्वल, जैसे यह एक मैट्रिक्स है और ये भी हमारा मैट्रिक्स है, दोनों सेम टाइप के हैं, M×1 का ये भी है और M×1 का यह भी है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल हों। यानी इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स को होंगे। तो जब इसको इसके इक्वल करोगे तो तुम्हारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा। और जब ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी ये इस 0 के इक्वल हो गया तो दूसरा आपका मिल गया। और ऐसे ही mth को करोगे तो ये चीज मिल जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकेंगे। तो अब इसको लिख लिया गया, ये तो आपको समझाने के लिए कि इन सबका प्रोडक्ट करोगे और दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो जो ये इक्वेशन है वही इक्वेशन आएगा। यानी इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के टर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे। जो यह मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का एक स्पेशल नेम दिया जाता है, इसी को हम लिखते हैं, यानी इसको यह कैपिटल ए का मतलब ये जितने वेरिएबल्स हैं, जितने अननोन्स हैं, उन्हीं के कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, तो जो मैट्रिक्स आया उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो आपका ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स इसी का शॉर्ट नोटेशन है।
यह कैपिटल ए इसी का शार्ट, अब इतना बार बार हम न लिखें तो इसको शार्ट में इतना, और ये आपका जीरो, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। तो अब इसी को ये इन सबके जो कोफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स में कह दिया तो हमारा यह ए आ गया। जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक कॉलम में ले लो तो हमारा कैपिटल एक्स हो गया, और जो यह जीरो मैट्रिक्स है उसको यहाँ जीरो से डिनोट कर लो तो ए एक्स ओ, इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये एक्स और यह जीरो समझो, वो समझो, जो भी समझो, यानी यह जीरो का ही है, जीरो इस जीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसा हमने कर लिया। अब आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसी को, इस टोटल को इस फॉर्म में लिखा और इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी अभी से इस चीज को पाना होगा तो हम ये समझेंगे कि यह हमारा क्या है, एक्स क्या है, यह जीरो क्या है, तो ये वर्क हुआ। अब यह जो ए आया यानी जो यह मैट्रिक्स, इसी का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो यह मैट्रिक्स हुआ यह ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो यह ए है, यानी ये सभी वेरिएबल के कोफिशिएंट ही हैं और उसको मैट्रिक्स में लिख लिया गया, इसलिए उस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यह हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अब आपका ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तुमको दो तरह से मिलेंगे। एक तो आपने देखो कि x1 x2 और xn, इसको यदि जीरो रख दो, यदि x1 x2 और xn ये सब जो अननोन्स है वो यदि जीरो आ जाए तब तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x1 को जीरो कर दो तो यह जीरो, x2 को जीरो करो तो ये जीरो, xn को जीरो करो तो ये जीरो, और सभी जीरो का सम करो तो जीरो। यानी जब जीरो इसकी वैल्यू को रखोगे तब तो ऑलरेडी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ही। लेकिन जीरो के अतिरिक्त, जैसे अब इसमें भी x1 को जीरो किया गया तो ये जीरो करो, यह जीरो करो, यह जीरो, फिर जीरो आ गया। यानी x1 x2 से लेकर के xn तक जितने अननोन्स है, आपका दूसरा साइड जीरो है तो इसको जीरो करने पर तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ही। लेकिन यदि नॉन जीरो इक्वेशन हो, नॉन जीरो आपके वैल्यूज हो और वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तब वो हमारा नॉन जीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। और यदि कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका न मिले, यानी केवल जीरो ही रखने पर सेटिस्फाई हो, नॉन जीरो रखने पर बिल्कुल सेटिस्फाई सारे इक्वेशन न हो पाए, तब हम कहेंगे कि ऐसे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि उसमें जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, यानी जो अननोन्स है उसका केवल जीरो ही मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, नॉन जीरो मिले ही नहीं। यदि नॉन जीरो मिल गया तो हम जीरो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, तब तो जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, वो तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यदि नॉन जीरो मिल रहा है तब उसको हम जीरो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। लेकिन यदि नॉन जीरो मिले ही ना, केवल जीरो ही उसको सेटिस्फाई करे, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स क्या कि जो हमारे अननोन्स है उसकी वैल्यू जीरो रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तब ऐसे सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन करेंगे। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा क्या है, ठीक सही, ट्रिवियल सॉल्यूशन ये इक्वेशन है ओनली जीरो सॉल्यूशन। then it is called trivial solution। यानी कोई एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में सिर्फ जीरो ही सॉल्यूशन हो तब
तब ऐसे इक्वेशन को हम जीरो सोल्यूशन कहेंगे। तो ये टोटल वर्क इतना आप लोगों ने किया, लेकिन आपने समझा क्या कि कोई हमारा m इक्वेशन n अननोन के फॉर्म में था और दूसरा साइड जो कांस्टेंट का था वो केवल जीरो था, यानी वो इक्वेशन हमारा होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। उसमें जो अननोन्स है उसके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दिया और जो वेरिएबल्स है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रखा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमको ये मिल जाता है। तो इसमें जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसी को कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि इस इक्वेशन का केवल x1, x2, x3 से लेकर के xn तक जीरो रखने पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो ऐसे इक्वेशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अब सॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब आगे हमको देखना है कि जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और यदि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हमारा जो दूसरा यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो नॉन जीरो का सॉल्यूशन किस फॉर्म में किस तरह से हमको मिलता है। तो अब देखो कोई एक इक्वेशन ax इक्वल टू जीरो ऐसा दिया गया है। अभी हम लोगों ने समझा ax इक्वल टू जीरो, इसकी मीनिंग क्या है कि कोई भी हम एक मैट्रिक्स लें तो यह a11 और यह a12 से लेकर के a1n, a21, a22 से लेकर के a2n और लास्ट यह am1, am2 से लेकर के amn, यह हमारा मैट्रिक्स हुआ। और यही x जो हुआ x1, x2 से लेकर के xn तक यह हुआ, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स, तो यह जीरो जीरो से लेकर के यह जीरो तक ऐसा हमको मिला है। इसी को जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब आप देखो ये x1, x2, xn जो अननोन है वो अननोन की संख्या हमारे पास n है, यानी जो अननोन्स हैं वो हमारे अननोन्स आर x1, x2 से xn which आर n, यानी इसकी संख्या हमको n मिला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके नेचर को डिसाइड करने के लिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लिया, और तब हम देखें कि इसके जो अननोन्स है वो अननोन्स हमारे कितने हैं। और फिर अब आपका जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही हमको इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके सॉल्यूशन के नेचर को हम लोग पा सकेंगे और सॉल्यूशन भी पा सकेंगे। तो सबसे पहले इसका हमको कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका रैंक निकालना होता है। और रैंक क्या है, तो कोई भी तुम्हारा एक मैट्रिक्स दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपका यह एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 0 1 4 5 6 7 8 2 1 3, यह कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया। अब इस मैट्रिक्स का हमारा रैंक से क्या अभिप्राय है, इसका रैंक क्या होगा। तब तुम क्या कर लो कि इसको स्क्वायर डिटर्मिनेंट लो, यानी स्क्वायर डिटर्मिनेंट का मतलब कि जितने रो उतने ही हमारे कॉलम। तो अब इसमें क्या कर लो कि यदि देखो तो इसका जो को फैक्टर होगा, यानी a2 4 8 a3 और क्रॉस 3 क्रॉस 3 का एक, तो यह मिला यह डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस 3 का एक यह डिटर्मिनेंट मिलेगा, यानी 3 क्रॉस 3 का इसमें जितने डिटर्मिनेंट मिले उन डिटर्मिनेंट में यदि एक भी हमारा नॉन जीरो हो जाए तब हमारा इसका जो रैंक होगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो ये 3 क्रॉस 3 का ये पहला डिटर्मिनेंट लिया, ये भी जीरो आ गया, 3 क्रॉस 3 का ये दूसरा लिया, ये भी जीरो आ गया, 3 क्रॉस 3 का अब इसका लिया वो जीरो आ गया। तो यानी 3 क्रॉस 3 का इसमें जो रो है वो 3 है और कॉलम है वो हमारा 4 है। तो जो मिनिमम होता है उतने क्रॉस उतने का ही, क्योंकि 4 क्रॉस 4 तो इसमें आएगा नहीं, इसमें चौथा रो फोर्थ रो नहीं है,
इसलिए जो मिनिमम होगा इसके आर्डर में उतने क्रॉस उतना, यानी ये 3 क्रॉस 4 का है तो हम इसमें मिनिमम है 3 क्रॉस 3 का, इसमें हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट देखेंगे। और उस डिटर्मिनेंट में यदि जितने भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल होंगे, यदि एक भी हमको नॉन जीरो मिल गया तब इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। लेकिन यदि 3 क्रॉस 3 का जितना भी हम लें सब जीरो हो गया तब आप 2 क्रॉस 2 पर आओगे। यानी 2 क्रॉस 2 का क्या, इन दोनों का हमने ले लिया, ये 2 क्रॉस 2 का होगा। अब देखो कि ये वैल्यू जीरो है कि नहीं, यदि ये नॉन जीरो आ गया तब इसका मतलब इसका रैंक 2 हो गया। और यदि ये भी जीरो हो गया तो अब अगले दो को देखो, यानी 2 क्रॉस 2 का इसमें कोई एक भी हमारा जो कोफैक्टर है यदि वो हमारा नॉन जीरो आ जाए तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। यानी m क्रॉस n के मैट्रिक्स में m और n में यदि m तुम्हारा लेस हो तो m क्रॉस m का हम पहले देखते हैं कि इसका कोई उसमें डिटर्मिनेंट ऐसा है क्या कि जो नॉन जीरो हो। यदि वो नॉन जीरो हो गया तब हमारा उसका रैंक m हो गया। लेकिन यदि जितने भी पॉसिबल m क्रॉस m के हैं सब जीरो हो गए तब उससे कम पर आएंगे, यानी m1 क्रॉस m1, तब वो देखेंगे कि उसमें एक भी ऐसा हमको डिटर्मिनेंट मिला क्या कि जो नॉन जीरो हो। तो यदि एक भी और सब जीरो आ जाए लेकिन एक भी नॉन जीरो आ जाए तो हमारा रैंक उसका 1 हो गया। और ऐसे ही हम क्रमशः कम करते जाते हैं तो ये हमारा रैंक क्या हुआ, इसका मतलब यानी किसी डिटर्मिनेंट से मैक्सिमम जितने स्क्वायर ऑर्डर का जो आपका मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट होगा जो नॉन जीरो हो मैक्सिमम वाले को लेंगे। यदि 3 मिल गया तो 2 को नहीं देखेंगे, 2 पर तब आएंगे जब 3 का 9 मिले, 3 जीरो हो जाए, 3 क्रॉस 3 जीरो हो जाए तब हम 2 पर आएंगे। तो अब 2 का भी यदि जीरो हो जाए तो हमारा 1, क्योंकि सारे उसके एलिमेंट 1 तो जीरो तो तभी होंगे जब वो जीरो मैट्रिक्स है। और यदि सब जीरो नहीं है तो एक भी उसमें नॉन जीरो रहेगा तो हमारा 1 रैंक हो गया उसका। तो ये तो हमारा रैंक हुआ। तो अब हमारा जो डिपेंड, तो रैंक को R से डिनोट करेंगे, स्मॉल r से, रैंक को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और जो अननोन है उसको n से डिनोट करते हैं। तब आप देखो इसका रैंक निकालने का एक तरीका है कि इसका रैंक कैसे निकालेंगे। जब तक इसका रैंक नहीं निकालोगे तब तक हम सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाएंगे। तो रैंक निकालने के लिए क्या करो, तो सबसे पहले वर्क ये करो कि जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को देखो कि यह 1 है क्या। यदि ये 1 है तो ठीक है, और 9 हो तो 1 बनाओ पहला का। इसका रैंक निकालने के कई मेथड हैं लेकिन जनरली हम लोग एक्लान मेथड का यूज करते हैं और एक्लान मेथड ही हम बता रहे हैं, उसी के यूज से इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है। तो एक्लान मेथड में क्या करोगे कि जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ले लो और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में पहला रो और पहला कॉलम जो यानी फर्स्ट आपका यह एलिमेंट है, इसमें 2 चीजें देखो कि इसका प्रोडक्ट ही शेष है क्या। प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो ये 2 है और ये तुम्हारा 4 आ गया तो ये 2 में 2 से प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आएगा। और अगर तुम्हारा 6 है तो 2 में प्रोडक्ट किए तो ये हमारा आ गया। ये मान लो 10 है तो 2 से प्रोडक्ट, यदि जो ये नंबर हो उसमें हम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करने पर यदि ये सब मिल जाए तब इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो पहला काम इसको 1 बनाओ। 1 क्यों बनाएंगे कि 1 हो जाएगा तो यदि तुम्हारा 2 है और ये 3 है तो 2 को किसी नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट करोगे तो 3 नहीं आएगा। लेकिन जब ये 1 हो जाएगा तो 1 में ये नंबर कोई भी रहेगा, 3 है तो 1 में 3 से प्रोडक्ट करो तो 3 मिल जाएगा। यदि ये अगला 6 है तो ये 1 में 6 से प्रोडक्ट कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो यदि इसके प्रोडक्ट करने पर सब एलिमेंट आ जाए तब तुमको उसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक एलिमेंट तुम्हारा ऐसा नहीं है जिसमें नेचुरल नंबर का कुछ प्रोडक्ट करते जाओ ये सारे एलिमेंट आ जाए तब हम इसको 1 बनाते हैं पहला का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 1 बनाओ, यूनिटी बनाओ, ये पहला बनाओ। अब जब यह 1 बन जाए
तो तुम क्या करो कि जो सेकेंड रो का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, ये 2 1। अब यदि मान लो यह 3 है और यह 1 है, तो अब तुम क्या करो, इसमें 3 से प्रोडक्ट बनो, यानी इन दोनों को इक्वल बना, और तब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 बना दो। यानी फर्स्ट काम इसको 1 बनाना और सेकेंड वर्क जो हुआ इसको 0 बना दो। अब 0 बनाने के लिए जब ये 1 रहेगा तो जो ये नंबर है उतना से इसके वैल्यू में परिवर्तन हो तो सब में प्रोडक्ट करो, और तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको रखो, इसमें से प्रोडक्ट होने के बाद जो आया उसको सब्ट्रैक्ट करके रखो। तो ऐसा रखोगे तो अगला जो भी हो, लेकिन ये पहला तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसको 0 ही हम बना रहे हैं। इसको जैसे यदि ये 1 है और यह 3 है तो इसमें 3 से प्रोडक्ट करो कि ये भी 3 हो जाए, जो इसके इक्वल हो जाए। तब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 आ जाए। तो जो वर्क ये करोगे इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो सब में। अब इसमें भी, इसमें 3 का प्रोडक्ट भी हो तो उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखो, यानी सेकेंड रो को सेकेंड रो -3 इंटू फर्स्ट रो, ऐसा हम लिखेंगे, यानी इसको हम 0 बनाएंगे। ये 0 बनाने के लिए सब कुछ हुआ है, ये 0 बना। उसके बाद अब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम को इसको 0 बना, ठीक है। ये तो जब ये 0 बन जाए तो उसके नेक्स्ट स्टेप में इससे एक अधिक फिर इसमें 0 बना, यानी हम एक करेंगे कि इसमें पहले को तो नॉन 0, दूसरे रो फर्स्ट कॉलम को एक 0 बनाओ, यानी पहले वाले। अब इसके आगे अब 1 से अधिक, यानी A31 और A32 इन दोनों को 0 बनाना है। अब उसके आगे करोगे तो A41, A42, A43 इस फॉर्म में 0 बना। तो अब ये वर्क करना है, तो जो वर्क यहां करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग इसके एक को कर रहे हो वैसे सब में करना है, ठीक है ये। और ऐसा करने पर यानी क्रमशः दूसरे में पहला 0, उसके बाद 2 0 स्टार्ट से, उसके बाद 3 0 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाओ। और तब देखो कि ऐसा करने पर ये कितने ऐसे रो बचे जो आपके नॉन 0, यानी कितना आप अभी इस वर्क को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखो कि कितने रो ऐसे हुए जो नॉन 0 हम बनाते जा रहे हैं, एक 0 बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मान लो कि यदि ये लास्ट में 0 बनाने में सब 0 हो गया तो सब 0 हो गया, इसका मतलब इसका रैंक अब नॉन 0 एक कम हो गया। यदि तुम्हारा यही 0 हो जाता तब तुम्हारा नॉन 0 2 कम हो जाता। तो अब जितने 0 हो जाएंगे हमारा जो नॉन 0 बचेगा, यानी जैसे यह 1 को 0 किया तो ये शेष नॉन 0 है तो ये हमारा नॉन 0 होगा। अब इसमें 2 0 किए शेष हमारा नॉन 0 है तभी हमारा नॉन 0 रो होगा। लेकिन यदि कोई 3 को 0 किया और सब 0 हो गए तब वो हमारा 0 आ गया, यानी किसी रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाए तब वो हमारा 0 हो गया। तब इसमें देखेंगे कि इस प्रोसीजर को करने में कितने नॉन 0 रो हैं। तो जितने नॉन 0 रो होंगे उनकी जो संख्या होगी, उनके जो नंबर होंगे वही इसका रैंक कहलाएगा, ये उसका रैंक कहलाएगा। तो अब इसका रैंक निकाला गया, रैंक को R से डिनोट किया गया। तब इसका जो नेचर हम लोग जान रहे हैं तो अननोन हमारा n है, अननोन n है, यानी x1 x2 से लेकर के xn ये अननोन होगा। तो अननोन और ये रैंक ये दोनों इक्वल हो जाए, वेयर R इज रैंक, R ए जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक हमारा R है और n जो है वो अननोन्स है। तो यदि n और R ये दोनों इक्वल हो उस स्थिति में इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी 0 सॉल्यूशन ही मिलेगा। अब वहां नॉन 0 के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि इसका रैंक निकाले और रैंक निकालने के बाद अननोन के इक्वल आ गया तो ये यहां से आपको मिल गया कि उसका केवल 0 सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब केवल 0 सॉल्यूशन मिलेगा तब इसके आगे हमको नहीं देखना है, क्योंकि
नॉन जीरो मिलेगा ही नहीं, तो हम आगे सम क्यों करें। तो ये पहला वर्ग। लेकिन यदि आपका जो आर है ये फर्स्ट जो है, अब सेकेंड इफ एन इज इक्वल टू आर, इफ एन आर इज लेस देन एन। अब देखो आर की वैल्यू एन से ग्रेटर नहीं हो सकता, इस चीज को आप समझो। ये तुम्हारा ये इसका जो रैंक होगा, वो रैंक तो जितने जीरो हो जाएंगे कॉलम उतना कम हो जाएगा, और ऑन नॉन तो आपके वो एन है, इसलिए रैंक इससे कम ही होगा, अधिकतम इक्वल होगा। रैंक ऑन नॉन से ग्रेटर हो जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये तो इस तरह से ये हम लोगों ने इस वर्ग को समझा। तो इफ आर इज लेस देन, यदि आपका रैंक जो है वो ऑन नोन से लेस हो जाए, तब इसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, तो देन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज n minus r and solution of unknowns are infinite। ये जो लिखा गया इस चीज को समझो, इसकी मीनिंग क्या है। तो पहला तो हम इस फार्म में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस मैट्रिक्स के फार्म में लिखना हम लोग समझ गए कि जो x1 x2 xn है उसके जो कोफिशिएंट हैं उसको यदि हम मैट्रिक्स के फार्म में लिख लेंगे, यही हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। और जो अननोन्स है उसको एक ही कॉलम में हम ऐसा रख लेंगे, और जो दूसरा साइड आपका जीरो है उसको भी एक कॉलम में लिख लेंगे। तो अब इसका रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने का तरीका बताए, अभी एक एग्जांपल लेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होगी। तब आप इसका रैंक निकालो। अब इस रैंक में यदि ये देखोगे कि इसका रैंक जो अननोन्स है यदि उसके इक्वल हो जाए, तो जब इक्वल हो जाए तब उसका केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी उस इक्वेशन में x1 x2 x3 xn ये सब जीरो ही होंगे, नॉन जीरो कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ये तब होगा जब n इक्वल टू आर, और यदि ऐसा हो गया तब आगे सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके आगे यदि आपका n r के इक्वल ना हो, तो चूंकि रैंक है तो ये रैंक हमेशा n से लेस होगा, क्योंकि देखो ये तुम्हारा रो है m और an आपके कॉलम है अननोन से। तो अब m और n में जो लेस होगा, यदि m लेस है तब m क्रॉस m का इसमें हम डिटर्मिनेंट को हम डिसाइड करेंगे। तो m क्रॉस m का जब डिसाइड करोगे तो m चूंकि n से लेस है और m की जो वैल्यू है वो उससे रैंक अधिक नहीं होगा, तो जब उससे रैंक अधिक नहीं होगा तो n से भी अधिक नहीं होगा। और सपोज कर लो कि इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो गए, यानी जितने आपके रो है उतने m और n इक्वल हो गया, और रैंक भी उसी के इक्वल आ गया। उस स्थिति में हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि आपका जो रैंक है वो रैंक आपके अननोन से लेस है, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हमने ये दो चीजें समझना है। एक तो ये लिखा गया कि r इज लेस देन n, देन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज n माइनस r, या इंडिपेंडेंट इक्वेशन समझ सकते हो कि n माइनस r, एंड सॉल्यूशन ऑफ अननोन्स आर इनफाइनाइट। इन दोनों की क्या मीनिंग है उसको समझ लो। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन आ गया हमारा a1x1 और प्लस यह a2x2 इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। तो जब ये आ गया तो यह x1 की वैल्यू तुम लिख सकोगे माइनस a2 बाई a1 और यह x2, इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में लिखो तो जब यह x2 है, इस x2 को सपोज कर लो कि यह k, ठीक है ये, यानी x2 आपका k हो गया।
और x1 की वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस A2/A1K, ठीक है। ये जो x1 और x2 की वैल्यू आया वह एक k के टर्म में सबकी वैल्यू आ रहा है, तो k की वैल्यू 1 रखो तो इसका x1 और x2 का एक वैल्यू आ गया, k की वैल्यू दूसरा रखो तब इसका दूसरा वैल्यू आ गया, तीसरा रखो, तो चूंकि k की इनफाइनाइट वैल्यू लिख सकते हो इसलिए इसके सॉल्यूशन जो हुए वो कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। लेकिन ये जो k है वो इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, यानी इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी ये तुम्हारा केवल एक के टर्म में लिखा गया है, एक मतलब k एक है। यदि कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए कि जिसमें हमारे दो अननोन, जैसे ये इक्वेशन दिया गया है और एक इक्वेशन जैसे हमने x3 इज इक्वल टू ये दूसरी कोई वैल्यू 5 इस फॉर्म में लिख लिया, तो अब आपको देखोगे या यहाँ कोई एक अननोन ले ले हम x3 इज इक्वल टू सपोज कर लो m, इस फॉर्म में लिया गया, तो अब यहाँ x1 x2 x3 इसमें दो अननोन आ गए, एक आपका यह k और एक यह है m, तो ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए, यानी कितने अननोन आए वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, केवल ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता तो केवल वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या है, k। लेकिन उस k की वैल्यू जब 1 करोगे तो इनकी वैल्यू x1 x2 का 1 आएगा, दूसरा रखोगे तो इसका मान अब बदल जाएगा, k की तीसरी वैल्यू रखोगे तो चूंकि k को हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं इसलिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो चीजें, एक अननोन के टर्म में जब लिखा गया तो यानी इसका वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहा जा रहा है, तो दोनों में इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें अंतर समझो। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब कि जो ये अननोन्स हैं वो केवल एक है, एक क्या के, अब यह m नहीं है दूसरा नहीं है, तो हमारा केवल एक k है। तो अब ये जो कहा गया यदि आपका n ये सपोज करो कि यदि 3 है और r आपका 2 है तो यानी 3 माइनस 2 यानी वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या कि x1 x2 जो भी है वो एक कोई अननोन होगा जिसके टर्म में सब लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ k के टर्म में लिखा गया। यदि तुम्हारा ये वैल्यू 3 होता और यह 1 आता तब ये जो इक्वेशन x1 x2 का था वो 2 वेरिएबल के टर्म, जैसे यह k आया वैसे कोई एक और आता, अब जब प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि पहले इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें क्या फर्क है कि यानी x1 x2 जो अननोन है वो ये कोई अननोन के टर्म में लिख लीजिएगा, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक लिखते जाओ तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ, तो कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंड करेगा इस रैंक पर और n पर। यदि तुम्हारा n और r इक्वल हुआ तो हमारा उसका जीरो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी केवल उसका जीरो सॉल्यूशन होगा, लेकिन रैंक n से कम आ गया तब इसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे वो इस n में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो आएगा वो x1 x2 x3 उतने ही अननोन के टर्म में लिखे जाएंगे। यदि ये 1 आएगा तो एक अननोन टर्म k के रूप में लिखा गया है, यदि हमारा 2 आता तो यह k कुछ और ही l उसके टर्म में x1 x2 x3 सब लिखा जाता है, और तब उनकी वैल्यू को k का चाहे l का जो 1 2 से इनफाइनाइट करोगे तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये हम लोगों ने दो चीज इसके नेचर के विषय में जाना कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रखो और उस मैट्रिक्स में रैंक निकालो, और रैंक निकालने पर जो अननोन है और ये दोनों यदि इक्वल आ गया तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी केवल उसका जीरो सॉल्यूशन ही होगा। फिर यदि रैंक आपका अननोन से लेस आया, क्योंकि रैंक अननोन से ग्रेटर कभी नहीं होगा, तो ये लेस आ गया, इक्वल को देख लिया लेस आ गया, तब इसके
इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। तो कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, तो n में से इस r को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो नंबर आएगा x1 x2 x3 जितने भी रहेंगे सबकी उतने अननोन के फॉर्म में। जैसे यदि ये 1 रहता तो यह 1 ये हमारा k ही केवल है जिसकी संख्या 1 है। यदि ये 2 रहता तो जैसे x2 की वैल्यू आता k प्लस 3l, चाहे यह x1 की वैल्यू इतना k प्लस 5m, चाहे कोई, यानी 2 तो अननोन साथी, 2 वेरिएबल साथी, और उनको जब 1 2 3 इनफाइनाइट तक रखोगे तो x1 x2 x3 ये सब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। तो एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया। ये सारी चीजें और जब एक प्रॉब्लम लेके हम करेंगे तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये बहुत इजी है, इसीलिए पहले मैंने इसको स्टार्ट किया है। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में प्रॉब्लम लेके नहीं कर रहे हैं, अभी ये मेथड को बता रहे हैं। अभी प्रॉब्लम लिया जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं। अब यह एक इक्वेशन दिया गया है, अभी जो हम लोगों ने समझा है उसको इस पे यूज करेंगे, और ये न्यूमेरिकली है तो इसको जब यूज कर रहा है समझ जाएंगे, तब जो पीछे वाली चीजें हैं यदि उसमें कोई अनडाउट होगा तो डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले जो भी आपका इक्वेशन दिया जाए तो अभी हम लोग जो जान रहे हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिटरमिन कर रहे हैं। और होमोजीनियस का मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है अननोन्स है सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जो राइट हैंड साइड है उसमें कांस्टेंट केवल 0 हो, नॉन 0 ना हो। तो जब नॉन 0 हो जाएगा तो होमोजीनियस नहीं होगा, तब वो नॉन होमोजीनियस होगा। तो अभी हम होमोजीनियस का कर रहे हैं। तो अब आप क्या कर लो कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो सॉल्यूशन the above equations can be written as अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो अब आप x का ये कोफिशिएंट 1, यह 3 और यह 7, x के कोफिशिएंट को पहले रो कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ 2, फिर यह 4 और फिर यह 10, फिर अगला 3 4 और यह 12। इसी को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जो वेरिएबल्स है उसको कॉलम में लिखो, x y और z ऐसा लिख लिया, और दूसरे को लिखोगे तो यह 0 0 0 ऐसा हमने लिख लिया। अब जब ये वर्क हो गया तब तुम क्या कर लो कि जो ये मैट्रिक्स है इसका रैंक निकालो, क्योंकि r पर ही डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा कि हमारे इनफाइनाइट होगा, क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो अब इसको रैंक कैसे निकालेंगे, इस प्रोसीजर को समझो। ये वर्क आपका आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इस चैप्टर के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज होगा, इसलिए मेथड को आप जानो। तो पहला काम ये करो कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है देखो कि वह यूनिटी है या नहीं है। तो यहाँ यूनिटी है, और यदि नहीं रहता तब हम इसको यूनिटी बनाते। और वो कैसे बनाएंगे आगे जब प्रॉब्लम आपको लेके और करेंगे तो वो चीज़ हम बताएंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो यूनिटी हो, और यदि ये यूनिटी न हो तो ये ऐसा नंबर हो कि जिसमें एक ही जिसमें जैसे मान लो ये 2 होता, ये 4 होता, ये 6 होता, तब यूनिटी बनाने की जरूरत नहीं थी। यानी हम ऐसा नंबर हो कि जिसमें हम किसी नंबर से प्रोडक्ट करें किसी नेचुरल नंबर से, तो हमको यह भी मिल जाए और यह भी मिल जाए। तो 1 रहने पर तो सब मिल जाएगा, इसमें 3 से कर दोगे तो ये आ जाएगा, 7 से कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसीलिए 1 बनाते हैं, दूसरा कोई पर्पज नहीं। तो इसको 1 बनाना होता है तो 1 ऑलरेडी है। अब जब ये 1 ऑलरेडी है तब इसको क्या करो कि पहला वर्क, अब इसको इक्विवेलेंट का सिंबल है ऐसे लिखते हैं। तो आपका ये पहला 1 है, ये 2 है और यह 3 है। अब पहले में यूनिटी है तो दूसरा कोई वर्क नहीं करना। अब इसके आगे देखो ये 3 है तो इसको हमको 0 बनाना है, इसको 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करें कि जो ये वैल्यू है उतने से इस रो में प्रोडक्ट करो, यानी 3 है तो 3 से करो तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा,
और जब 3 होगा तब इसको 0 बनाना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखो। ठीक है, ये यानी हम क्या कर रहे हैं कि पहला तो आपको वही है, लेकिन जो आपका R2 है, ये जो R2 है, इस R2 को क्या लिखना है, R2 जिसको लिखना होता है उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। R2 माइनस 3R1, यानी R2 को हमको लिखना है इसी R2 में से R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो। तब देखो दोनों काम एक साथ करते चलो, तो अब यहाँ से ये 3 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आया। अब 3 माइनस 3 यह 0 आ गया, 0 आ गया। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 6 होगा। तो 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, तो ये आपका -2 आ गया। 3 का यहाँ भी प्रोडक्ट करना, तो ये 9, तो 4 माइनस 9 तो -5 ऐसा गया। तो हमको यहाँ एक 0 बनाना है। इस 0 बनाने के लिए जो ये नंबर है इस तरह से प्रोडक्ट करो कि ये इक्वल हो जाए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो इसको 0 बनाने के लिए वर्क करेंगे वो इसके रो के अन्य में भी वो वर्क करना पड़ेगा। केवल एक में करोगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ये हो गया। अब आप क्या कर लो कि इसको भी 0 बनाओ, तो इसमें तुमको 2 0 बनाना होता है, यानी एक 0 इसमें आया तो इसमें इसको भी 0 और इसको भी 0, तो दोनों 0 एक साथ नहीं बनता है। तुम पहले थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पहले इसको 0 बनाओ, अब तब इसके बाद अगले स्टेप पे इसको 0। तो इसको 0 कैसे बनाओगे, तो जैसे 7 है तो इसमें 7 से प्रोडक्ट करो और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दो। यानी अब इसी में R3 को लिखोगे, R3 को क्या लिखोगे, R3 -7R1 ऐसा है। तो R3 को हम ऐसा लिखेंगे। तब देखो इसमें 7 का प्रोडक्ट हो तो 7 और ये 7 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0। अब ये 14 हुआ और 10 से सब्ट्रैक्ट करो तो -4 और फिर ये 21 हुआ तो 12 से करोगे तो -9। इसको वैसे लिखते आना है। ये आ गया। अब देखो इसको 0 हमने बना लिया। अब आप क्या कर लोगे कि अब इसके आगे का एक और 0 बनाओगे। तब इस बात का ध्यान रखना है कि इसको 0 बनाते समय हम इससे नहीं करेंगे। यदि इससे तुम मान लो 2 से प्रोडक्ट कर दो, 2 से, तो यह 2 हुआ, ये 4 हुआ और ये 6 हुआ। तो चूंकि -4 है +4 है तो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तब देखो जब इसको ऐड करोगे तो ये यहाँ भी तुम्हारा ये 2 और +0 तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ गया तो एक 0 बनाए थे और हमारा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आगे का जब 0 बनाना होगा तो ठीक इसके पहले का जो है उससे इक्वल करके तब करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लो इसमें 2 से हमने प्रोडक्ट किया तो 2 से करोगे तो ये 0 है तो ये भी 0 हो गया। तो जब 0 हो गया और ये 2 से किया तो -4 हो गया और ये हमारा -10 हो गया। तब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, एक हमारा माइनस है भी तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिसके आगे का एक 0 तो इससे आएगा, लेकिन उसके आगे का 0 करना होगा तो उसके लिए इससे नहीं, ठीक इसके ऊपर वाले से हम लेंगे। ठीक है, ये तो अब आप क्या कर लो, एक स्टेप हो गया। अब इसको फिर 0 बनाओ। तो इसको 0 बनाने के लिए R3 को क्या करना पड़ेगा, 2R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी R3 अब हम लिखेंगे अगले स्टेप पे। ये जो 2 हो गया वैसे रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 2 3। अब इसमें एक 0 चाहिए, वो एक 0 आ चुका है तो अब इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब इसमें हमको एक अधिक 0 चाहिए तो इसके पहले 0 के लिए तो ये पहले 0 के लिए सबसे पहले से ही आएगा, लेकिन उसके बाद के लिए हम जिससे एक अधिक 0 बनाएंगे ठीक उसके ऊपर वाले को इक्वल करेंगे। तब यहां से R3 को क्या लिखोगे,
R3 ये लिखेंगे यहां से R3 माइनस 2R2 माइनस 2R2 ये हो गया। तो अब इसको लिखो, तब 2 से इसमें प्रोडक्ट करना है तो 0 इंटू 2 0 और 0 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब ये 0 डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब ये हमारा 2 से किए तो -4 और -4 से -4 तो 0। अब ये 0 आ गया। अब ये -10 तो -9 और -10 को माइनस करोगे तो +1 तो ये +1 यह आ गया। अब यह x y और z और फिर यहाँ 0 0 0 ऐसा हमको मिला। अब इससे अब जब हम इसमें एक 0 बना लिए, एक को अधिक 0 बना लिए तब हमारा वर्क समाप्त। इस एक को अधिक, अब इसके आगे और रहता तब उसमें 3 0 बनाते। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। तब हम देखें कि यह जब 1 0 हुआ और ये हमारा 2 0 तो अब हमारा वर्क समाप्त हो गया। तब देखो कि इसमें कितने रो हैं जो नॉन जीरो है। तो ये हमारा नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो एक भी एलिमेंट नॉन जीरो रहा तो हमारा वो नॉन जीरो हो जाएगा। अब इसमें भी हमारा 1 नॉन जीरो है तो इसका मतलब इसके 3 रो जो हैं वो नॉन जीरो है। तो इसका रैंक क्या हो गया 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 नॉन जीरो रो, 3 नॉन जीरो रो है तो वही उसका रैंक हो जाएगा। दिस इंप्लाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ये आ गया। तो रैंक को ही हम R से डिनोट करते हैं। तो हियर R इज इक्वल टू 3 और अननोन्स को अननोन्स को n से डिनोट करेंगे, उसकी भी हमारी संख्या 3 है, x y z 3। तो दिस इंप्लाई AR इज इक्वल टू n। जब R और n दोनों इक्वल आ गया तब हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल होगा। यानी यह इक्वेशन केवल x को 0, y को 0 और z को 0 करोगे तभी ये सेटिस्फाई होगा, दूसरा कोई इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तब हमने अब जब ट्रिवियल हो गया तो केवल 0 सॉल्यूशन है तो आगे का हमारा वर्क अब नहीं रहेगा। तो विच सोज है trivial solution that is x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। तीनों की वैल्यू हमारा 0 आ गया तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद अब आज नहीं करेंगे उसको, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि यदि ट्रिवियल सॉल्यूशन न हो तो जो महत्वपूर्ण वर्क है तब उसका सॉल्यूशन, जैसे ट्रिवियल नहीं होता तो अब इसके आगे फिर हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो।